हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका एसबीएस सर या सूर्या सर आपके सामने आ चुका हूं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ जिसका नाम है चीतो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। देखिए, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपके ऐड हुए हैं सिलेबस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो मेक श्योर करेंगे बच्चों कि आप इनके नोट्स को बनाएंगे कॉपी में, और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट को, जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। देखिए क्या बोलता है। देखिए, हालांकि apparatus वगैरह के बारे में दिया गया है, apparatus के बारे में मैं आपको बता दूंगा, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं करनी है आपको। तो मोटे मोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, और इस ऑब्जेक्टिव को मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस चीज पे आपको ध्यान देना है। चल चीते बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। देख क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में, टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब बाय 2 रेजोनेंस पोजीशंस। राइट, सबसे पहले तो ये रेजोनेंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। किसके बारे में मालूम होना चाहिए बेटा? कि रेजोनेंस क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, हम रेजोनेंस ट्यूब के सहायता से स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है या नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है सर। तो ध्यान से देखना एक और चीज, अगर आप एक बार स्पीड ऑफ साउंड निकाल लिए, इसके साथ साथ आप एंड करेक्शन भी पता कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो दो चीजें अपन पता करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? स्पीड ऑफ साउंड, है ना। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव है अपना। और एक और चीज निकाल सकते हैं यदि इसी एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करने सही तरीके से किया, एक और एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये दोनों के दोनों चीजें कैसे निकाली जाएंगी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? ध्यान सुनना बेटा, सुनना। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। इत्मीनान से ध्यान से मेरी पूरी बातें सुनेंगे। रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या कहता है, सुनना। रेजोनेंस का कंसेप्ट ये कहता है, सेम इसी रेजोनेंस के कंसेप्ट पे कई एग्जांपल भी बेस्ड है, मैं सारे एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करूंगा। रेजोनेंस का कंसेप्ट ये कहता है, यदि वेव की फ्रीक्वेंसी, जिस कारण से वेव उत्पन्न हुआ है, उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप ऐसा सोचिए, आपने ओपेरा सिंगर्स को सुना होगा और आपने जाना भी होगा कि जब ओपेरा सिंगर्स गाती हैं तो जो कांच होते हैं वो कांच फूट जाते हैं। इसका मतलब सिंपल एक है, जो कांच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो साउंड वेव ओपेरा सिंगर प्रोड्यूस कर रही है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी यदि सेम हो जाएंगे तो रेजोनेंस कंडीशन अटेन हो जाएगी। याद रख सकते हैं क्या स्टेटमेंट? ओपेरा सिंगर्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जिससे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो, ग्लास की फ्रीक्वेंसी और जो ओपेरा गा रही है करके गा रही है, जो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बंधु यदि सेम हो जाएगी तो जिसके कारण रेजोनेंस हो जाएगा और एक अपने को हाई इंटेंसिटी सुनाई देने वाली है। तो ऐसा ही काम यहां होने वाला है। यहां देखना क्या होगा, यहां पे एक रेजोनेंस ट्यूब यानी एक कॉलम होगा, ध्यान सुनना बच्चा, जिसके अंदर कुछ पानी भरा जाएगा और यहां पे एक ट्यूनिंग फॉक्स है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी एफ फिक्स्ड, एक साउंड को प्रोड्यूस किया जाएगा टन करके, और इस पानी की जो हाइट है वो वेरिएबल है। तो देखो, जब इस पानी की हाइट को वेरी करना स्टार्ट करोगे तो ये जो साउंड इसके अंदर ट्रैवल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब f की वैल्यू f डैश के बराबर हो जाएगी तब हमें एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। ये है रेजोनेंस की कंडीशन। ये बेसिक डेफिनेशन, इसको याद रखना ना, इसी के बेसिस पे ये पूरी की पूरी चीजें होंगी। हालांकि ये सब कैलकुलेशन है, आप ये सब चीजें पढ़ लेते हो पर आपको एक कंडीशन पता नहीं होती। पर एक कंडीशन क्या है मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखना ध्यान से देखिएगा। कंडीशन है, आपको समझ में आएगी। यहां पे एक वो होगा, ये देखो, ये एकदम परफेक्ट। देखो यहां पे आप क्या करोगे बेटा, है ना, यहां पे आप क्या करने वाले हो, यहां पे आप एक साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाले हो जो इसके अंदर ट्रेवल करेगी, और यहां पे जिस वेव का फॉर्मेशन हो रहा है और जो ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है, यदि ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो हमको सबसे ज्यादा साउंड की पिच सुनाई देने वाली है। तो इसकी इसी चीज का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी चीज का अपन इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालने के लिए। कंसेप्ट क्या है, दोबारा वंस मोर देख ध्यान से। यहां पे अब यहां तरीका निकाला गया, तो मैं क्या करने वाला हूं देखना ध्यान से। अब एपरेटस पे आते हैं। दिस इज द एपरेटस।
देखना apparatus में क्या है। यहां पे एक ट्यूनिंग फॉक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल सही सर। और देखना ध्यान से, यहां पे एक रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। यहां पे एक रबर ट्यूबिंग है, ये लेवलिंग स्क्रूज है ताकि ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे मेंटेन रहे। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इस ट्यूनिंग फॉक को से साउंड प्रोड्यूस करूंगा। ध्यान से सुनना ना, ये मान लेते हैं ये रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है, और यहां पे ऐसा अपन ने एक ट्यूनिंग फॉक रख लिया, राइट बेटा। यहां से अपन ने साउंड प्रोड्यूस किया। अब साउंड प्रोड्यूस किया तो हमको सुनाई भी तो दे रहा है, जब साउंड वापस से टकरा के वापस आ रहा होगा तो हमें सुनाई दे रहा होगा। और यहां पे देखना पर्टिकुलर नहीं, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्यूब, और यहां पे एक पानी का लेवल है, पानी का रिजर्वायर है, और इस पानी के रिजर्वायर के बगल में एक मीटर स्केल लगा हुआ है। इस स्केल से हम पता कर सकते हैं क्या कि पानी का लेवल कहां तक है, इसके अंदर पानी का लेवल कहां तक है। देखो ये कनेक्टेड है, इससे क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। तो देखो ये पानी का लेवल इस मीटर स्केल से पता किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से क्या होगा, हमने ऐसे टन से किया है ना, साउंड प्रोड्यूस करी, और हमने इस वाटर लेवल को नीचे लेते जाते गए। तो जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे लेते जाएंगे, इसका पानी का लेवल भी नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। हम सुनते जाएंगे, टन टन मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। एकदम से हमें पता चली यार, जब ये लेंथ L1 सेंटीमीटर थी तो जोर से आवाज आई है, मतलब जब जोर से आवाज आई है तो उस कंडीशन पर रेजोनेंस हुआ होगा। यस सर, मैंने अभी आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या, जब वेव की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, और रेजोनेंस की कंडीशन में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो जोर से आवाज आती है। बोल यस और नो। यस सर। तो हमने L1 रीडिंग खटाक से नोट कर दी। सर L1 लेंथ आया, L1 लेंथ में तो देख रहा था सर, देख रहा था, L1 लेंथ पे मुझे पता चला सर जोर से आवाज आई है। उसके बाद क्या किया मैंने, ध्यान सुनते जाना। सेकेंड स्टेप, इत्मीनान से L1 रीडिंग हो गई, उसके बाद और लेवल को नीचे लेते गया, एक और बार, फिर टन से मारा, फिर और लेते गया, एक और टाइम आई, फिर से जोर से आवाज सुनाई दी। मैंने खटाक से L2 रीडिंग नोट कर ली। सर मुझे L1 पता चल गया और L2 पता चल गया। L1 और L2 कौन सी रीडिंग है जहां पे रेजोनेंस अकर हुआ है पहली बार और दूसरी बार। ऐसे ही क्या L1 L2 L3 L4 निकाला जा सकता है, जो इच्छा हो निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही सर। देखो ध्यान से, अब पढ़ते हैं। अब आपको पूरा कंडीशन समझ में आ चुका है। मैंने रेजोनेंस के कंडीशन बता दिया है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। देख ध्यान से, इफ L1 and L2 are the length of the air column for first and the second position of रेजोनेंस। ये भैया बोल रहे हैं इंग्लिश में, आप अपनी भाषा में क्या समझेंगे जब रेजोनेंस की बात किए हैं। सर आवाज जो देर से सुनाई दिया होगा L1 और L2 वाले लेंथ पे, ये उसकी बात कर रहा है। बिल्कुल सही सर। अब आते हैं कोर कंसेप्ट पे। L1 और L2 रीडिंग अपन ने नोट कर लिया, बिल्कुल सही सर। कंसेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से बेटा, देखो कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है, मैं यहीं पे सारे कंसेप्ट को सिखा रहा हूं। ला 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 ला। देखो बेटा कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट कहता है बंधु कि जो पानी की सतह है वो नोड का काम करेगी एयर के लिए, एयर मॉलिक्यूल्स के लिए, और जो खुली हुई सतह है वो एंटी नोड का काम करेगी। तो जरा देखना ध्यान से बेटा, ये वो सिनेरियो है, आराम से देखना। ये लेंथ कितना है L1, परफेक्ट सूर्य सर। ये पानी की सतह है, परफेक्ट सूर्य सर, क्योंकि अपन एंड करेक्शन में निकाल रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या बनने वाला है, नोड, और यहां कहीं क्या बनने वाला है, एंटी नोड। तो पहली बार जो सबसे तेज सुनाई देगा उस सिनेरियो में यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड, और इसको कहते हैं बेटा एंड करेक्शन एरर E। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही है सूर्या सर। तो क्या मैं लिख दूं L1 लेंथ प्लस E लेंथ जो होगा सूर्या सर वो किसके बराबर है? एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है बंधु? λ/4 होती है सूर्या सर। अमेजिंग छोटे, यही था पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये पहली रीडिंग लिखने का तरीका है। तो क्या लिख सकता था, L1 है ना प्लस E बराबर λ/, मैंने E को एरर ले लिया ना, E इज कॉल्ड एंड करेक्शन, है ना। एंड करेक्शन क्या होता है एक्चुअली? एंड करेक्शन, एंड करेक्शन में एग्जैक्टली जहां पे ओपनिंग होती है वहीं पे एंटी नोड नहीं बनता, थोड़ा ऊपर जाके एंटी नोड बनता है, और जितनी लेंथ ऊपर जाके बनता है उसको E बोलते हैं, और E होता है 0.6 R के बराबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर R इज कॉल्ड रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ ट्यूब।
रेडियस ऑफ ट्यूब। बहुत ही बढ़िया सूर्या सर, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? नो सूर्या सर। अगला देख क्या होगा सूर्या सर, अगला वाला जो L2 मिला होगा उस केस में क्या हुआ होगा, देखना ध्यान से। अगला वाला L2 ना, मैं यहां बना रहा हूं, ये देख L2 देख कैसे मिला होगा अगला वाला, ध्यान सुनना। पानी का लेंथ तूने और क्या कर दिया है, पानी का लेंथ तूने और कम कर दिया बेटा, है ना, ठीक है कि नहीं? पानी का लेंथ तू क्या करता जा रहा था, पता, उसको नीचे करता जा रहा था, पानी का लेंथ कम होता जा रहा था। तो अब क्या कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, देखना ध्यान से। अब एक एंटी नोड और नोड तो बन चुका है, और परंतु यहां पानी पे कंफर्म नोड बनने वाला है अगला। यस सर, कंफर्म नोड बनने वाला है। तो देखना क्या होगा, परफेक्ट सूर्य सर, यहां पे बना एंटी नोड, बिल्कुल अगला नोड, और ये रहा अगला नोड, और ये लेंथ कितना है बंधु सूर्य सर, ये लेंथ L2 है, और ये लेंथ कितना है बंधु सूर्य सर, ये E है। तो क्या सूर्य सर L2 प्लस E को मुझे बता, एक नोड एंटी नोड के बीच की सेपरेशन λ/4, और नोड के बीच की सेपरेशन λ/2। तो क्या लिख दूं मैं, ये लिखा हुआ है 3 λ/4 पूरी की पूरी दूरी। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके देखो आप क्या क्या निकाल सकते हो। आइए निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। इसको एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू 3 λ/4 माइनस λ/4। क्या लिखा है छोटे, क्या ये λ/2 लिखा है वीरे, देख ध्यान से, 4 कॉमन आ जाएगा, 3 λ माइनस λ 2 λ/4, तो λ/2। तो एक इक्वेशन तो तुझे मिल गई। यहां से सॉल्व करने पे that L2 minus L1 is equals to λ/2। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए। और दूसरा, एरर भी तो इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता था कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता था। तो एरर कितना कैलकुलेट होगा जरा देखते हैं ध्यान से, आ जा। तो क्या लिखा था एक इक्वेशन, L1 प्लस E इज इक्वल्स टू λ/4, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और दूसरा कितना लिखा था बेटा, L2 प्लस E इक्वल टू 3 λ/4, L2 प्लस E इज इक्वल्स टू 3 λ/4। मैं काम करता हूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो किसी को समस्या है क्या? नो सूर्या सर। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो इसका मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज। सूर्या सर ये लिखा हुआ है 3L1 माइनस L2 प्लस कितना लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, है ना, ये तो पूरा का पूरा कट गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3L1 माइनस L2 और प्लस 3 माइनस E कितना होगा, 2E इज इक्वल्स टू 0। सो कुड आई से 2E इज इक्वल्स टू L2 माइनस ऑफ 3L1 एंड कुड आई से E इज नथिंग बट L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। आपने एरर भी निकाल लिया, एरर ये निकला, देखो दोनों को यूज करके L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, पूरी की पूरी इक्वेशंस बेटा, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या निकाला आपने, देखो ध्यान से, देखो दूसरा क्या निकाला, देखो ये वाली इक्वेशन L2 माइनस L1 इक्वल टू λ/2। इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगा, बता किसके लिए करेगा इसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए। कैसे करेंगे देख ध्यान से। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये तो एरर निकाल लिया, पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है ब्रो, है ना, देख निकालता हूं। देखा मैंने, L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू λ/2। परफेक्ट है सूर्या सर। सर लैम्डा होता है V अपॉन F, और F तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक। वो तो हमें मालूम है क्योंकि हमने जो ट्यूनिंग फॉक यूज किया है उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है। तो कितना हो जाएगा यहां से, मुझे बताओ बेटा। यहां से लैम्डा को लिखा जा सकता था V अपॉन F, तो लिखा है L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F, जहां से V की वैल्यू आई है L2 माइनस L1 इंटू 2 इंटू F। बोलो यस और नो। परंतु ये वेलोसिटी कब आई है आप बता सकते हैं क्या? दिस इज वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही सर। और तो और बेटा, अगर आपको ओरिजिनल वेलोसिटी चाहिए, V0 चाहिए, तो V0 आपको पता है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर राइज होता है तो वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। देखो ध्यान से, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी गिवन बाय V इक्वल टू
वी नॉट वी टी माइनस 0.61 इंटू टी माइनस पर सेकेंड। क्लियर है या नहीं है बेटा? हर एक डिग्री सेल्सियस पे ध्यान से सुनिएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। तो अगर आपने वेलोसिटी निकाल लिया है ना, वेलोसिटी आपने देखो निकाल लिया 2 इंटू यहां अभी निकाला अपन ने v इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इंटू L2 माइनस L1, और ये वेलोसिटी किस पे है? रूम टेम्परेचर पे। तो वेलोसिटी 0 डिग्री पे रहा होगा, रूम टेम्परेचर माइनस कितना हो जाता है बेटा? 0.61 इंटू टी मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द बोथ थिंग्स। कौन कौन सा बेटा? आप एरर भी कैलकुलेट कर सकते थे और साथ ही साथ में वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग रेजोनेंस कॉलम। एक बार मैं वापस से पूरी चीजें बता देता हूं। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जेक्ट है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो रेजोनेंस अकर होता है, जिस केस में इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओवरऑल वो इंक्रीज हो जाता है। इसी चीज का अपन ने इस्तेमाल करते हुए क्या निकाला है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या निकाला है? चीतो दूसरा एरर करेक्शन निकाला है, जहां पे एरर जो होता है वो ऑलमोस्ट 0.6 इंटू आर के बराबर होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार वापस से मैं पढ़ भी लेता हूं, प्रोसीजर आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूं। हालांकि प्रोसीजर पढ़ने में ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, मैंने आपको बता ही दिया प्रोसीजर के अंदर क्या बेटा, कि आप जो रिजर्वायर है उसको नीचे करते जाते, जिसकी वजह से लेंथ को आप वेरी कर करके आप फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर सेकंड, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक को पता कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। बोल रहा क्वेश्चन कि अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम, राइट? द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है कॉलम ट्यूब का ना, सारी डेटा मैं लिख रहा हूं बेटा बगल में ना। डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है सूर्य सर 6 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत? नो सर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है भैया कितना? 504 हर्ट्ज। परफेक्ट है। स्पीड ऑफ द साउंड एट अ गिवन टेम्परेचर इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दे रखा है बेटा कितना? 336 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है सूर्य सर। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड विद टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ठीक है ना? रेजोनेंस कॉलम ट्यूब और जीरो ऑफ द मीटर स्केल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन मीटर द कॉलम व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट रेजोनेंस कब अकर होता है, यदि तुझे याद है छोटे, अब तेरे को सारी चीजें पता है सूर्य सर। L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाय 4 पे अकर होता है पहला रेजोनेंस। दूसरा पूछा होता तो कितना लिखता है छोटे? 3 लैम्डा बाय 4। तीसरा पूछा होता तो कितना लिखता है बेटा? 5 लैम्डा बाय 4। बोल यस और नो। अच्छा, एरर को इसके अंदर कंसिडर करना है बिकॉज डायमीटर ऑफ अ कॉलम ट्यूब मेंशन्ड है। यस और नो बेटा? यदि एरर को कंसिडर नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एरर को कंसिडर किया हुआ है। तो L1 प्लस ई एंड करेक्शन को मतलब है ना, ई L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। बच्चों बता बेटा, ध्यान सुनना, तुझे L1 निकालना है ना? तो क्या मैं लिख सकता था? L1 प्लस ई होता है सूर्य सर 0.6 आर के बराबर इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। बिल्कुल सही। वेलोसिटी कितना है ब्रो? 336 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है छोटे? 504। बहुत ही परफेक्ट। इंटू 1/4। क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल सही लिखा है, देख लो ध्यान से, है ना? आई थिंक 336 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है? 504, जो कि आएगा किसके बराबर, है ना? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.66, या फिर अगर मैं सेंटीमीटर में लिख दूं इसको डायरेक्टली, क्योंकि आर, हाँ ठीक है, ये लिखा है 66.6 सेंटीमीटर। परफेक्ट है बेटा। तो ये हो जाएगा L1 प्लस ये आर है ना, तो इसको लिख सकते था 0.3 इंटू सेंटीमीटर। डायमीटर कितना लिखा हुआ है बेटा? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा 6। सर 0.3 क्यों कर दिया? डायमीटर में तो 0.3d लिख सकते हैं, और रेडियस में कितना लिख सकते थे? 0.6 आर, है ना? बिकॉज डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ आर। यस और नो बेटा? यस सर। इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 66.6 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहां से L1 की वैल्यू आ गई कितना? 66.6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.8। वेरी गुड बेटा। तो कितना आ जाएगा? तकरीबन 4 से देखिए, ध्यान से देखेंगे, 4 एकम 4, है ना? बिल्कुल सही। 26 गया, 4 छक्के 24, 26 गया, 4 छक्के 24, है ना? 16.64। तो L1 की आई गेस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 14.9।
9 सेंटीमीटर। दैट इज वाई ऑप्शन डी शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सवाल, एकदम उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। राइट एवरीवन? राइट सर। चला आगे की तरफ। यस सर। आओ एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। In an experiment to determine the velocity of sound in air at room temperature using a resonance is observed when the air column has a length of 20 centimeter for a tuning fork of 400 hertz is used. The velocity of the sound at room temperature is 336. The third resonance is observed when the air column has a length of third. कितना बेटा? थर्ड बोला, थर्ड। देना ध्यान से देखना। तो जरा देखो, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ध्यान सुनना, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा आपको? वेलोसिटी दे रखा है। तो क्या लैम्डा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा फ्रीक्वेंसी और ये देने पे? बताओ। लैम्डा निकलने वाला है बेटा 300, वेलोसिटी कितना? 336 डिवाइडेड बाय 400। क्लियर है कि नहीं है? ये हो जाएगा लैम्डा। अब जरा सोचो, ये लैम्डा हो चुका है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन किसके बराबर आएगी? लैम्डा विल बी व्हाट? 4 से काटते एक बार, 4 × 32, 4 चौके 16, है ना? तो लैम्डा इज बेसिकली 84 सेंटीमीटर्स। लैम्डा कितना निकाल लिया आपने बेटा? 84 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि the velocity of sound in resonance is observed when the air column has a length of 20 centimeter for a tuning fork of frequency this, है ना? कितने पे मिल रहा है? 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ठीक है ना? तो बोला थर्ड रेजोनेंस कहां मिलेगा? मतलब क्या? मतलब सूर्य सर L1 प्लस E किसके बराबर है? L1 प्लस E इज एग्जैक्टली इक्वल टू किसके बराबर है? लैम्डा बाय 4, है ना? लैम्डा है 84 डिवाइडेड बाय 4। परफेक्ट है सूर्या सर। ये है L1 प्लस E की वैल्यू। करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल सही सर। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान सुनना। द थर्ड रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज अ लेंथ ऑफ थर्ड रेजोनेंस मिलेगा बेटा, देखना ध्यान से, L2 प्लस E बराबर थर्ड रेजोनेंस बोल रहा है बेटा। तो पहला है लैम्डा बाय 4, दूसरा कितना होने वाला है? जो सोच आंसर है, दूसरा कितना होने वाला है? दूसरा कितना होने वाला है? 3 लैम्डा बाय 4। तीसरा कितना होने वाला है? 5 लैम्डा बाय 4। तो 5 इंटू लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4 बेटा देखना ध्यान से, 84 बाय 4। तो दिस विल गिव यू 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 105 सेंटीमीटर। तो एक और इक्वेशन पता चल गई, L2 प्लस E बराबर 105 और L1 प्लस E बराबर कितना था बेटा? ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये दोनों इक्वेशन आपको पता चलो। क्या बोल रखा है? पहला कहां मिल रहा है आपको? 20 सेंटीमीटर पे। मतलब L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। तो जरा देखना है ना, एक इक्वेशन बन गई क्या? मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, L1 प्लस E बराबर 21 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है बेटा? L2 प्लस E बराबर 105। यहां से क्या पता चल जाएगा? अगर L1 की जगह आप 20 रखोगे तो E की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर और इस E को यदि वहां रखोगे तो L2 की वैल्यू आ गई 105 माइनस 1, 104 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ इसका ऑप्शन क्या हो चुका है? ऑप्शन नंबर पहला। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब इज 17 सेंटीमीटर एंड द सेकंड रेजोनेंस लेंथ इज 53 सेंटीमीटर, देन थर्ड रेजोनेंस लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी। क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। मैंने आपको बताया पहली लेंथ मिलती है बेटा लैम्डा बाय 4 पे। पहली लेंथ किस पे मिलती है बच्चों? लैम्डा बाय 4 पे। दूसरी लेंथ किस पे मिलती है बेटा मुझे बताओ? दूसरी लेंथ मिलती है आपके 3 लैम्डा बाय 4 पे। तो आखिरी किस पे मिलेगी बेटा? 5 लैम्डा बाय 4 पे, है ना? तो देखना ध्यान से, द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब इज 17 सेंटीमीटर, है ना? L1 की वैल्यू दे रखी है 17 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू दे रखी है 53 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है L3 की वैल्यू क्या होगी।
ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, λ/4, 3 λ/4 एंड 5 λ/4 पे। नीचे आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है और मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा आपका आंसर सही है या नहीं। तो L3 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं बेटा, एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन इसी तरीके से बढ़िया तरीके से चलती रहे, और मिलता हूं मैं अगले वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऐसे ही मचाते रहो, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।